नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JEN एकेडमी पे। आज से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स की मास्टर क्लास, जिसमें सारे फैक्ट्स होंगे एकदम सिलेक्शन की कुंडी खड़काने वाले। दोस्तों तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो। तो आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन पे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, हथियार आयात करने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हथियार आयात करने के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। दोस्तों बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पे हम बात करें तो ये हमारा आ जाता है फर्स्ट रैंक पे। दोस्तों अभी हाल ही में 2 दिन पहले सिप्री की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, एक सिप्री SIPRI सिप्री दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम बोलते हैं। ये हथियारों के बारे में जानकारी देता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड किस देश के पास कितने एटमी हथियार है, किसके पास राफेल है, किसके पास लड़ाकू विमान है, सबकी जानकारी देता है। और इसी के 2 दिन पहले रिपोर्ट में दोस्तों हमारा देश जो है, इंडिया जो है, वो फर्स्ट रैंक पे है दोस्तों। इससे पता चलता है हम कितने हथियार आयात करते हैं। हमारे जो चारों तरफ से लोगों ने हमारे देश को घेर रखा है, चीन पाकिस्तान हमारी तरफ बैठे हैं, तो इस वजह से हमें हथियार आयात करने पड़ते हैं। इससे पहले जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी दोस्तों, उसमें इंडिया का सेकंड रैंक था दोस्तों। 2020 में इंडिया का सेकंड रैंक था और भारत का सऊदी अरेबिया का फर्स्ट रैंक था। लेकिन इस वर्ष इंडिया टॉप कर गया है दोस्तों। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत का जो आयात है, हथियार आयात करने के मामले में, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन फिर भी हम टॉप पे बने हुए दोस्तों, फर्स्ट पे बने हुए दोस्तों। तो ये था हमारा हथियार आयात करने के मामले में पहला रैंक है। और दूसरे रैंक पे अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड रैंक, तो उस पे आता है सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया सेकंड रैंक पे है दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों माई ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोस्तों ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला है दोस्तों। इस पे 3 स्टार छपेगा सर दोस्तों, इस पे 3 स्टार लगा लो दोस्तों, ईवी पोर्टल। तो दोस्तों ये राज्य है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाल ही में ईवी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा उसको 5% ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल की है, और इससे हमारे पेट्रोल डीजल जो पोल्यूशन होता है उसका भी फायदा होगा, पोल्यूशन से राहत मिलेगी। और ये क्यों किया है दोस्तों, आपने देखा होगा दिल्ली सरकार जब बनी थी 2014 में फर्स्ट टाइम, तो जो ऑटो वाले दोस्तों, ये मेनली ऑटो वाले, ऑटो लेने के लिए, इलेक्ट्रिक अगर ऑटो कोई खरीदना चाहता है तो उनके लिए दोस्तों, तो केजरीवाल सरकार ने जो ऑटो ऑटो जब उनकी सरकार बनी थी, तो आपने देखा होगा कि केजरीवाल के प्रचार ऑटो वालों ने बहुत ज्यादा किए थे। मैं भी केजरीवाल पोस्टर लगा के घूम रहे थे दोस्तों। तो उसी चक्कर में अब उनका एहसान उतारने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये बहुत ही खूबसूरत ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। तो इस पे आप भी जाके विजिट कर सकते हो, बड़ा खूबसूरत ऐप है जिसमें सब्सिडी मिलती है। तो ये था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है। दोस्तों आपको पता है हर साल एक हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, और उसी के बात करते हुए हमारा जो देश का रैंक है 136 है दोस्तों। इंडिया 136 रैंक पे है। इससे पहले हमारा जो रैंक था लास्ट ईयर, वो था 39। तो इस साल का 136 है। और फर्स्ट रैंक पे कौन है दोस्तों, फर्स्ट रैंक पे जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है दोस्तों, वो आते हैं। और इसमें डेनमार्क फर्स्ट पे है, फिनलैंड फिनलैंड पहली रैंक पे है, और दूसरी पे जो है वो डेनमार्क है दोस्तों। डेनमार्क सेकंड रैंक पे है दोस्तों। और इस सबसे बड़ी बात ये जो है, पाकिस्तान जो हमारा निकटवर्ती है, हमारा दुश्मन है, वो हमसे आगे निकल गया दोस्तों। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे देश हमसे आगे है दोस्तों। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब खुशी जो है वो पाकिस्तान वालों को ज्यादा है हमसे। तो थोड़ी पचने वाली बात तो नहीं है, पर है क्या करें, रिपोर्ट है, एकदम फर्जी रिपोर्ट पे है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि RAS 2018 में दोस्तों, RAS 2021 में, सॉरी 21 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा, अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य की योजना है। अम्मा और बहिनी योजना दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो सिक्किम सरकार है दोस्तों, सिक्किम जो आपको पता है कि पहला फर्स्ट जो है, फर्स्ट फुल ऑर्गेनिक कंट्री, वो राज्य, फुल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक राज्य भी है दोस्तों।
पहला ऑर्गेनिक राज्य अगर भारत का पूछा जाए तो वो सिक्किम ही है, और सिक्किम सरकार ने हाल ही में अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत करी दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो भी स्कूली बच्चियां हैं जो 9th क्लास से ऊपर है, उनको सैनिटरी नैपकिन फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक बेहतरीन पहल है दोस्तों छात्राओं के लिए और उनको बीमारी से बचाने के लिए। तो ये अच्छा है। सिक्किम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा प्रतिवर्ष गोरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपको पता है कि एक चिड़िया को बचाने के लिए, गोरिया नाम की एक चिड़िया होती है, उसको बचाने के लिए भारत सरकार एक प्रयास कर रही है, और वर्ल्ड वाइड ये जो दिवस है वो 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। गोरिया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन की कुंडी खड़काने वाले तथ्य दोस्तों, बात आती है सिलेक्शन की कुंडी खड़काने वाले तथ्य दोस्तों। बड़े जरूरी तथ्य हैं। मार्च महीने में वो दिन, मार्च के महीने में पढ़ने वाले वो सभी दिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है, हम उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो 1 मार्च को जाता है शून्य भेदभाव वाला दिवस दोस्तों। 1 मार्च को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, यूएनडीपी की तरफ से मनाया जाता है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि कोई भी जाति धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, गरीब अमीर के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, सारे विश्व में समानता होगी। और इसी मोटो को लेके ये प्रयास किया जाता है। 1 मार्च को दोस्तों याद रखने का तरीका यही है, जैसे मार्च शुरू होती है 1 में से घटा तो 0 है, मतलब सब बराबर है। 1 का मतलब सब एक ही पोजीशन पे है, सब एक समान है। 1 मार्च मतलब सब एक समान है दोस्तों। तो याद कर लेना, क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों। प्राणियों को, वन्य जीव जंतु को बचाने के लिए 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आपको पता है दोस्तों महिलाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगर इसको याद ऐसे भी याद नहीं रखा जा सकता तो दोस्तों हमारी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है, एक्स सीएम जो है वसुंधरा राजे जी, उनका बर्थडे भी 8 मार्च को ही आता है। तो याद रखने का सबसे सटीक तरीका है कि वसुंधरा राजे जी के जन्मदिन के दिन ही ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता कौन? हम और आप, जो बाजार से सामान खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, कुछ भी चीज लाते हैं, टी शर्ट लाते हैं, मोबाइल फोन लाते हैं, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, उनके हितों को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड वाइड ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों उपभोक्ता, आप पता नहीं कितने जागरूक हो या नहीं हो, आपको पता है आप हम किसी अगर शॉपिंग मॉल में अगर हम लेने जाए कपड़े और वो साथ में बैग देते, कैरी बैग, अगर उस कैरी बैग पे दोस्तों अगर उनका लोगो लगा हुआ है, उनका कोई चित्र लगा हुआ है, कुछ प्रिंट कर रखा है, अपना प्रमोशन कर रहे हैं वो, तो वो आपसे पैसे नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर वो आपसे पैसे ले लेते हैं तो आप उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में आप शिकायत कर सकते हैं, तो उनको सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी आप देखना, जब भी आप किसी मॉल में जाओगे, आजकल बिल्कुल एकदम रफ बैग चल रहे हैं जिनमें कुछ नहीं लिखा होता है, उसके पैसे लेते हैं 10 रुपए। इसीलिए वो पैसे लेते हैं कि उन पे कुछ नहीं लिखा। अगर उन्होंने कुछ लिख के ब्रांडिंग कर दी तो उनको पैसे नहीं ले सकते, वो जेल जा सकते हैं, हमें मुआवजा मिल सकता है। तो ये मैं बहुत कम लोगों को हमारे अधिकार पता होते हैं। इसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। जिस हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे थे दोस्तों, उसी के दिन, जिस दिन रिपोर्ट आती है, उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, हैप्पी इंडेक्स के रूप में, खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। कुछ सबसे खुशहाल देश हमने अभी आपको बताया था। और दोस्तों खुशी की मतलब क्या दिन है यार, मतलब पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। मुझे अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही दोस्तों। पाक हमसे ज्यादा खुश है दोस्तों। और अभी हमने उन पे एक मिसाइल छोड़ी है ब्रह्मोस, उसके बाद भी वो इतना खुश है, समझ नहीं आता खुशी उनकी कहाँ से आ रही है। हमें भी दे दो भाई इतनी खुशी। अब दोस्तों 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस दोस्तों। पेड़ पौधे जो है उनके रिगार्डिंग, उनको बचाने के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वानिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस दोस्तों। 22 मार्च यानी आज को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है दोस्तों। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों। और 21-22 मार्च को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका यही है दोस्तों, 21 तारीख को हमने पेड़ लगाए, 22 तारीख को हमने पानी दिया। आपको पता है कि हम पहले पेड़ लगाते हैं, उसके बाद हम पानी देते हैं। तो पहले पेड़ वाला डे है 21, अगर दोनों में से एक भी याद है दोस्तों तो हम एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन निकाल सकते हैं ऑप्शन से। तो पहले हम पेड़ लगाएंगे, उसके बाद पानी देंगे। तो सबसे बढ़िया है कि 21 और 22 मार्च को हम ऐसे याद कर लेते हैं। तो ये थे हमारे। और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 15 मार्च को एक और दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने इसकी घोषणा करी है दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस ने, वो क्या था? इस्लामोफोबिया।
इस्लामोफोबिया दिवस। दोस्तों इस्लामोफोबिया क्या होता है दोस्तों? जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझसे पानी से डर लगता है तो वाटर फोबिया है, मुझे कुत्ते से डर लगता है तो कुत्ता फोबिया, मुझे पाकिस्तान से डर लगता है तो पाक फोबिया। तो ऐसे ही अगर किसी को इस्लाम से डर लगता है, मुस्लिम धर्म से डर लगता है, तो उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। दोस्तों बड़ा चिंता का विषय कि एक धर्म के नाम पे एक वर्ल्ड वाइड ये डे फोबिया नाम का एक दिवस घोषित करना पड़ रहा है। दोस्तों कितनी चिंता की बात है। भारत ने अपना स्टैंड रखा और भारत ने ये कहा है कि बड़ी चिंता की बात है कि धर्म के नाम पे आपको ये सब करना पड़ रहा है। और इसका मतलब, और ये किसकी पहल थी दोस्तों? ये पाकिस्तान की पहल थी। पाक ने ही यूनाइटेड नेशंस में ये ड्राफ्ट रखा था, ये फाइल रखी थी कि भाई साहब हमसे लोग डरते हैं, इस्लाम से लोग डरते हैं, कहते हैं कि हर एक मुस्लिम आतंकवादी है। नहीं होता है, हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है। पर लोगों में आपके फ्रांस में देखा होगा, श्रीलंका में देखा होगा, न्यूयॉर्क में देखा होगा, बहुत इंडिया में देखा होगा, बहुत जगह आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिससे दुनिया सहम गई। पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखे आप, पाकिस्तान में श्रीलंका की क्रिकेट टीम जब मैच खेलने गई थी तो उसमें भी हमले हुए थे, जैसा कि आप सबको पता है। तो बहुत सारे खिलाड़ी इसमें चोटिल हुए थे। तो तभी से एक वैश्विक समुदाय में एक ये भावना बनी हुई है कि ये क्या हो रहा है कि धर्म के लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो इससे फोबिया बन गया था। तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम पे रहम करो, हम पे दया करो थोड़ा, और ये जो फोबिया बन गया इसको दूर करने के लिए एक दिन की घोषणा करो। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा ठीक है तेरी बात मानते हैं, तो इस्लामोफोबिया दिवस घोषित कर दिया है। तो ये था दोस्तों मार्च में पड़ने वाले सारे दिन। उसके बाद दोस्तों एक आता है 16 मार्च को। दोस्तों 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के नाम से जाना जाता था। टीकाकरण 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 दिवस, ये एक दिन और याद कर लेना, क्योंकि आपको पता है कोविड वैक्सीन आने के बाद से टीकाकरण की चर्चा जोरों शोरों से होती है, और उसी के मद्देनजर ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे सारे दिवस थे। उसके बाद दोस्तों आता है किस हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का मूलभूत भाग नहीं है। दोस्तों अभी हाल ही में इस्लाम को लेके विवाद हुआ, इस्लाम धर्म को हिजाब पहनने को एक लड़की जो कर्नाटक में स्कूल में कॉलेज में गई थी, उसके सामने कुछ लोगों ने नारे लगाए थे, और लड़की, फिर वो मामला कोर्ट गया। और ये मतलब हिंदुस्तान में एक बात उठी कि लड़कियों को कॉलेज या स्कूल में हिजाब नहीं पहनना चाहिए। तो वो लड़कियां थी, वो कर्नाटक हाईकोर्ट गई दोस्तों। कर्नाटक हाईकोर्ट गई और उन्होंने कहा कि हिजाब पहना हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार है। तो उसी का फिर पोस्टमार्टम किया कर्नाटक हाईकोर्ट ने। एक 3 समिति कमेटी बनी दोस्तों, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उसकी कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने डिसीजन दिया कि ये तुम्हारा मूलभूत भाग नहीं है। दोस्तों बहुत हिस्टोरिकल मैसेज था दोस्तों, एक हिस्टोरिकल डिसीजन था। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, और जाएंगे लोग। तो दोस्तों ये कहता है, जैसे कि हम दोस्तों सिख धर्म में देखते हैं, जो कृपाण होता है ना, उनका जो इतना सा एक चाकू छुरा टाइप का होता है, वो होता है उनका मूलभूत भाग। दोस्तों उसको मूलभूत भाग घोषित कर रखे हैं, और हिजाब को मूलभूत भाग घोषित नहीं किया है। तो इससे मुस्लिम समुदाय में एक रोष है कि एक धर्मों के बीच अलग अलग व्याख्या की जा रही है। तो स्थिति पे अब हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल मैटर है, संविधान की रिगार्डिंग है, कुछ इसमें है जो कानूनी दाव पेच है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो ठीक ही दिया होगा। तो दोस्तों ऐसा होता है, एक होता है दोस्तों, एक मेहर प्रथा होती है, आपको पता है दहेज प्रथा। सो एक होता है दहेज, एक होता है मेहर प्रथा। मेहर प्रथा दोस्तों, दहेज को आपको पता है कि अगर कोई भी लड़का वाला, जैसे हिंदू धर्म में लड़की वाले लड़के वाले को कुछ देते हैं तो उसको दहेज की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन मुसलमानों में एक प्रथा होती है दोस्तों, मेहर प्रथा। उस मेहर प्रथा में क्या है दोस्तों, अगर उसमें मेहर प्रथा में लड़का वाला जो है, लड़का का बाप वो लड़की वाले को धन देता है। दोस्तों उल्टा होता है, हिंदुओं से उल्टा होता है मुस्लिम समुदाय में। तो इसको दहेज में नहीं माना गया दोस्तों, मेहर प्रथा को दहेज नहीं मानते ये। तो ये कानूनन अपराध भी नहीं है, मतलब लड़का वाला ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और लड़की वाला ले तो जायज है, ऐसा है। हालांकि भेदभाव नहीं होना चाहिए, और दहेज प्रथा को हम सब लोगों को मिलकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत खराब प्रथा है हमारे समाज के लिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? मिस वर्ल्ड। एक नाम सुना होगा दोस्तों मिस वर्ल्ड, एक सुना होगा मिस यूनिवर्स। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए बने हैं। वो तो एक मतलब ये देखो यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मतलब फलाना ढिकाना मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, एक एक स्पेलिंग का भी चेंज नहीं करते और बहुत सारे पुरस्कार बना देते हैं, बच्चे पढ़ते रहो। अरे भाई बच्चों का भी सोच लिया करो थोड़ा, तुम जीके बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो। अब मिस वर्ल्ड एक होता है मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। अब ये भी एक खिताब होता है दोस्तों।
तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये है कैरोलिना बिलास्का। कैरोलिना बिलास्का, ये दोस्तों पोलैंड की रहने वाली है, पोलैंड। पोलैंड जो कि सीमावर्ती है यूक्रेन का, यूक्रेन जो है जहां पे युद्ध चल रहा है अभी, यूक्रेन, यूक्रेन का सीमावर्ती देश है तो पोलैंड, तो पोलैंड की रहने वाली है। और दोस्तों हमने जो हमारा दूता, अब इसको याद करने का तरीका यही है दोस्तों, कैरोलिना विलास्का पोलैंड की रहने वाली है। जो हमारा यूक्रेन में क्यू में जो हमारा दूतावास था, रशिया अटैक कर रहा है तो हमने हमारे दूतावास को इधर ही शिफ्ट किया है दोस्तों। दूतावास तो समझते होंगे आप, हमारे कुछ प्रतिनिधि सरकार के राजनयिक बड़े बड़े अफसर वहां पे बैठते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, रखते हैं, हमारे हितों का वहां पे पोषण करते हैं। तो वो दूतावास हमारा पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों, पोलैंड की रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों एक आता है मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता 2021 का? तो वो है भारत की बेटी, चंडीगढ़ की रहने वाली हरना संधू। चंडीगढ़ की ये दोस्तों हरना संधू, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और मिस वर्ल्ड का 2021 का खिताब कैरोलिना बिलास्का ने। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये पूछे जाएंगे बार बार और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके तुम कुछ भी तुक्का मार दोगे कि ये तो आता है और इस यूनिवर्स और वर्ल्ड में फंस जाओगे, मिस तो सेम है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों, पहली महिला खिलाड़ी विश्व की 250 वनडे विकेट लेने वाली दोस्तों। तो एकमात्र महिला जो है वो है भारत की झूलन गोस्वामी। तो हिंदुस्तान की बेटी है इसलिए क्वेश्चन बन जाता है, अगर कोई और होता तो क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, तो हिंदुस्तान की बेटी है इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्तों ये मिताली राज है, इनका तो आपने सुना ही होगा, बहुत लंबे समय तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही और इनके पास जितने रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है ना, उनसे ज्यादा रिकॉर्ड इनके नाम है दोस्तों। तो इन्होंने मतलब जो पहली महिला है जिसने 200 मैच खेले हैं, वनडे मैच खेले हैं, वो भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 6 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हैं, 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो ढेरों ऐसे रिकॉर्ड है इनके नाम, तो इनका नाम भी दोस्तों पढ़ते रहेगा इनके बारे में। झूलन गोस्वामी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया दोस्तों? महात्मा गांधी, आपको पता है महात्मा गांधी की जयंती हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो भारत की गातार जगह फैल रही है। तो मेडागास्कर में महात्मा गांधी ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल का एक शिलान्यास किया गया है, अनावरण किया गया है। तो दोस्तों ये मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव देश पढ़ने का आपको बता देता हूं मैं आज, क्योंकि बहुत कम लोग, ये बड़े कंट्री नहीं है तो बहुत कम लोग इनके बारे में ध्यान रख पाते हैं। दोस्तों ये इंडिया है, इंडिया की इधर है अरब सागर, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी जैसे कि आपको पता है। तो दोस्तों अरब सागर में इधर नीचे यहाँ पड़ता है मालदीव, उसके बाद यहाँ पड़ता है सेशेल्स, यहाँ पड़ता है मेडागास्कर और यहाँ पड़ता है मॉरिशस दोस्तों। तो ये चारों ही देश अरब सागर में नीचे की तरफ पड़ते हैं, इधर अफ्रीका आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से भी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि मॉरिशस से हमारे पास सबसे ज्यादा निवेश आता है। मालदीव में चाइना ने कुछ द्वीपों को ऑक्यूपाई कर लिया है, वहां पे अपने सैनिक अड्डे बना रहा है और मालदीव बिल्कुल हमारे लक्षद्वीप से बिल्कुल सटा हुआ बैठा है दोस्तों। तो ये हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। तो इन देशों से हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही हमेशा एक नाजुक रहती है, इनको हमारे पक्ष में करने की रहती है। और दोस्तों कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि भारत की विदेश नीति हमेशा ही हिंदुस्तान के लोगों के कल्याण के लिए बनती है। तो एक अच्छी बात है कि हमारा विरोधी देश, हमारा दुश्मन देश हमारे देश की विदेश नीति की तारीफ करता है दोस्तों। यही कारण है कि आज हम ना तो रशिया के पक्ष में है ना अमेरिका के पक्ष में, हम एकदम तटस्थ बने हुए हैं यूक्रेन विवाद पे। तो ये हमारी विदेश नीति का ही दोस्तों एक कमाल है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर स्थित है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ पीस, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जब आप पढ़ोगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऐसे 4 स्टैच्यू है दुनिया में जो वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं दोस्तों। उन चारों ही क्वेश्चन को हम करवाएंगे अभी। तो ये स्टैच्यू ऑफ पीस जो है मतलब शांति, तो शांति स्टैच्यू, शांति का स्टैच्यू कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तो ये हमारे पाली के जेतारण में बना हुआ दोस्तों, जेतपुर में, जेतपुर पाली में दोस्तों। ये जो थे महावीर धर्म के परम मार्ग, वो जो जैन धर्म है
उसके प्रवर्तक के एक थे, एक उनके नाम पे ही बना हुआ है, उनकी एक मूर्ति है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तो स्टेच्यू ऑफ पीस नया नया बना है दोस्तों, जैसे वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उसी प्रकार इस पे भी क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाने वाले हैं आगे। तो इसको 3 स्टार लगा लीजिए दोस्तों। स्टेच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में बना है दोस्तों। उसके बाद इनमें से एक तो छपेगा ही छपेगा दोस्तों, लिख के ले लो मेरे से, इनमें से एक तो छपेगा ही छपेगा। स्टेच्यू ऑफ पीस हमने आपको बताया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी ये कहा है दोस्तों? स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी ये है हैदराबाद में। हैदराबाद, जी हाँ, वही हैदराबाद जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी का राज है वहां पे। और वहां पे अब दोस्तों इसको याद करने का ही तरीका है, स्टेच्यू ऑफ समानता इक्वालिटी, दो इक्वल सिटी है वहां पे, ट्विन सिटी जिनको बोलते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोस्तों। सिकंदराबाद और हैदराबाद, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि समान दो सिटियां वहां पे बनी हुई है, तो वहां पे स्टेच्यू ऑफ समानता। और समानता स्थापित करने के लिए दोस्तों 11वीं शताब्दी के एक शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य उन्हीं की मूर्ति है दोस्तों। 11वीं सदी के बहुत महान संत हुए, उन्होंने एक समानता का मैसेज दिया, जाति धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करना। तो उनकी बहुत बड़ी स्टेच्यू वहां पे बनाई गई है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कौन वाकिफ नहीं है दोस्तों इससे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता का जो है, एकता का एक विशाल बना हुआ है वहां पे। और वो मोदी सरकार आने के बाद, मतलब ऐसा कहते हैं दोस्तों कि मोदी जी का खुद का ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था दोस्तों। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये कहां बना हुआ है दोस्तों? साधु बेट द्वीप, एक साधु बेट द्वीप है गुजरात केवड़िया में, नर्मदा जिले में नदी पे, गुजरात। दोस्तों गुजरात साधु बेट द्वीप में जो, और दोस्तों ये क्यों बना दोस्तों? यूनिटी, इस शब्द में दोस्तों बहुत ताकत है, एकता। आपको पता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको सबको पता है, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत 562 रियासतों में दोस्तों, 562 छोटे मोटे रियासतों में बटा हुआ है दोस्तों। तो बटा हुआ था, तो उस अखंड मतलब उसको बटे हुए भारत को एक अखंड भारत में बदलने के लिए, एक अखंड भारत बनाने के लिए, एक हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक अच्छे डिप्लोमेट की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। और पूरे एक हिंदुस्तान को एक मतलब भारत सरकार के अंडर ला दिया था दोस्तों बहुत ही कम समय में। तो ऐसी एकता स्थापित करी थी, तो उन्हीं के लिए एकता जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों 562 रियासतें, आज हमसे हमारा एक दोस्त रुठ जाए ना, वो भी 3-4 बार चाय पिलाएंगे तब जाके मानेगा, और तब भी नहीं मानने कोई गारंटी नहीं। हमसे एक दोस्त नहीं मानता हमारा। और उन्होंने बड़े बड़े राज्य रजवाड़े जो तब थे, अपने आप में पावरफुल थे, बहुत अकूत संपत्ति थी उनके पास, उनको भी उन्होंने अपने आप में मिला लिया था दोस्तों। और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका तो आपने बहुत देखा होगा, एक न्यूयॉर्क में एक मूर्ति बनी हुई है ऐसे करके, और वो ही है लिबर्टी, उदारता, आजादी, इसका मतलब होता है आजादी। और ये भी न्यूयॉर्क में बना है दोस्तों, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों ये थे, पूछा जा सकता है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, स्टेच्यू ऑफ समानता कहाँ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है। और इनको मैं कहता हूँ फिर से 3 स्टार लगा लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, विश्व शतरंज ओलंपियाड दोस्तों, शतरंज 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है दोस्तों? वो देश पहले तो था दोस्तों रशिया, लेकिन अब करने वाला है हिंदुस्तान। क्योंकि रशिया में दोस्तों आपको पता है वो आजकल लड़ाई में बिजी है, थोड़ा कूटमार चल रही है वहां पे, यूक्रेन को कूट रहा है। और उसी के मद्देनजर विश्व बिरादरी ने सोचा कि यहाँ पे करवाना सेफ नहीं है, तो फिर वो भारत के चेन्नई में किया जाएगा दोस्तों, चेन्नई। इसको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, शतरंज ओलंपियाड बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि भारत को किसी देश की मेजबानी मिल गई, जबकि हम खुद हमारे जो आईपीएल होता है उनकी मेजबानी यूएई को देते हैं, और हम आज और शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहे हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और रूस आ गया, तो रूस का दोस्तों हम बता देते हैं, अभी हाल ही में किंडल नाम की एक मिसाइल यूक्रेन पर दाग दी दोस्तों, और यह हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों ये।
एक होता है सुपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसे हाई स्पीड वाली जिसकी जो गति होती है वो 10 मैक होती है दोस्तों, मैक। इसके बाद दोस्तों भारत सरकार के अनुसार वर्तमान में मातृ मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? मातृ मृत्यु दर, मातृ, माता, मदर। टाइपिंग वाले ने थोड़ी गलती कर दी दोस्तों, माफ कर देते हैं। मृत्यु दर कितना है दोस्तों? तो ये है 103 दोस्तों। मातृ मृत्यु दर होता क्या है दोस्तों? MMR मातृ मृत्यु दर होता क्या है दोस्तों? 1000 बालकों पर जन्म, 1000 बालक, 1 लाख सॉरी 1 लाख बालक जब जन्म लेते हैं, उन जन्म देने पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है? और दोस्तों बड़ा दुख, मतलब दुखदाई होता है कि 101 लाख में से 103 बच्चे ऐसे भागे हैं जो जन्म के बाद अपनी मदर्स को खो देते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत पहले तो और भी हाई थी दोस्तों, आजकल थोड़ा जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। पहले 200 पार थी दोस्तों, 1 लाख बच्चे जन्म होते थे तो 200 माएं मर जाती थी, आज 103 मर रही है दोस्तों। तो बड़ी चिंता का विषय है कि वो 103 अभागे बच्चे किसके ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कम, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। और जो 30 है दोस्तों, ये है केरला का हाईएस्ट। केरल मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है हमारा केरल राज्य। आपको पता है केरल एजुकेशन के मामले में टॉप पे है, तो सीधा एजुकेशन से संबंध जुड़ा होता है दोस्तों, इसी चीजों का आपको पता है। तो केरल का जो MMR है वो 30 है और हिंदुस्तान का 103। तो जरूरत है दोस्तों इस बारे में, आजकल धीरे धीरे आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का ताकि ये कम हो। हाल ही में किसे 31वां GD बिड़ला पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, दिए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। GD बिड़ला पुरस्कार दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों हाल ही में जो 31 हुआ है वो प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया दोस्तों। भौतिकी के है 50 साल से कम उम्र के, 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है, 50 वर्ष से कम, 50 वर्ष से कम। और दोस्तों इसके साथ ही एक और चीज मैं बता दूं, जो ये बिड़ला GD बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है वो बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। बिड़ला नाम में आ रहा है, बिड़ला फाउंडेशन है दोस्तों, फाउंडेशन। बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से 3 पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। तो पहला तो है GD बिड़ला पुरस्कार, इसके नाम से ही होगा। दूसरा है सरस्वती, और थर्ड जो है वो है व्यास पुरस्कार। सरस्वती व्यास जी की वाइफ थी, तो एक मेल एक फीमेल, और खुद बिड़ला साहब पंडित जी हैं, तो दोनों की शादी करवा दी। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कैसे भी करके आपको याद रखना है, एग्जाम में घसीट के ले जाने हैं। और अब आते हैं फाड़ू फैक्ट दोस्तों। इसी पुरस्कारों को मैंने फाड़ू फैक्ट्स बनाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने बताया था सरस्वती सम्मान जो है बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से, व्यास पुरस्कार है जो बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है दोस्तों। तो ये दोनों ही बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से, बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से। और एक जो था तीसरा GD बिड़ला, हमने बताया आपको GD बिड़ला पुरस्कार। ये तीनों ही पुरस्कार, ये तीनों ही पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं। और जो सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों वो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, शरण कुमार लिम्बाले। और जो व्यास पुरस्कार मिला है शरद पगोर अकादमी, शरद पगोर, ये दोस्तों ये नहीं है, शरद पगारे को मिला है दोस्तों। तो इसको दोनों का, इसका शरण है, इसका शरद है। जैसे भी आपको याद करना हो याद करना है, कंफ्यूज ना होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जहां कंफ्यूज होने का बनता है वहां पे मैं बता दे रहा हूँ। शरण और शरद में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा। जो है शरण जो है सरस्वती, एक सरस्वती फीमेल होती है, उनकी शादी हुई व्यास से, और उन्होंने शरण ले ली किसके? व्यास जी के यहाँ। तो शरण किसने ली? वाइफ ने ली, मतलब सरस्वती। तो सरस्वती में शरण आएगा दोस्तों। मेरा मानना है, हमेशा ही रहा है, कैसे भी आप किसी भी प्रकार की ट्रिक बनाओ, आंसर्स को आप सीट के एग्जाम तक ले जाओ, एग्जाम हॉल तक दोस्तों, ये मेरा हमेशा रहता है। पर मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ कि शरण किसने ली? सरस्वती ने ली व्यास के घर। दोनों की शादी किसने करवाई थी? बिड़ला साहब ने करवाई थी। तो बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से 3 पुरस्कार मिलते हैं। GD बिड़ला फाउंडेशन है, वे सरस्वती है, और व्यास सम्मान है। और व्यास सरस्वती ने शरण ली शरद पगार जी के यहाँ पे, शरद पगारी जी के यहाँ पे। तो दोस्तों हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको याद। और
जो हिंद साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों है 2021 के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो हिंदी का जो मिला है दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा। ये किन भाषाओं में मिलता है दोस्तों? संविधान में लिखित उन सभी 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। तो हिंदी का है दया प्रकाश सिन्हा, हिंदी का जिनको मिला है। और इंग्लिश का जिनको मिला है वो है नमिता गोखले लड़की। आपको पता है दोस्तों इंग्लिश में किसको मिलेगा यार? लड़कों की हिंदी बहुत टाइट होती है, आपको पता है। तो लड़कियों की हिंदी बहुत ठीक रहती है, तो एक लड़की को ही नमिता गोखले मिला। अभी के लिए याद रखना कि लड़कियों की इंग्लिश ठीक रहती है, तो लड़की को इंग्लिश का मिला है। और हिंदी का तो नाम से पता चल रहा है, दया आएगी उस पे, प्रकाश सिन्हा, नाम में ही हिंदी सुभाष के थे दोस्तों। उसके बाद था दोस्तों 15th क्वेश्चन है, भूमि रिकॉर्ड को आसान बनाने के लिए किस राज्य ने दिशांक विकसित किया? दिशांक फिर से दोस्तों 2 स्टार तो लगा ही लीजिए इस क्वेश्चन को। तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों ये लॉन्च किया है। करना क्या है इसमें, होता क्या है, जो भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करना है, उसमें किसके नाम है, कितनी बिकी है, कितना बंटवारा हुआ है, क्या मैप है, उन सब की जानकारी एक ऐप पे मिलेगी। और उसको सुविधाजनक बनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने ये डिजिटल पहल शुरू करी है। इसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? ऑल इंग्लैंड ओपन दोस्तों, ऑल इंग्लैंड, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, एक होता है ऑल इंडिया ओपन, एक होता है ऑल इंग्लैंड ओपन दोस्तों। ये इंग्लैंड वाला है, और इंग्लैंड वाला किसने जीता है? विक्टर ने दोस्तों, विक्टर एक्सेल सेशन। और जो एक ऑल इंडिया होता है दोस्तों, ऑल इंडिया ओपन, ये किसने जीता है दोस्तों? लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन। दोस्तों जहां जहां भी कंफ्यूजन बनता है मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता दूं, और यही मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ऑल इंग्लैंड मतलब इंग्लिश वाला टर्म है, विक्ट्री मतलब जीता, विक्टर ने जीता। रिलेशन बनाइए दोस्तों, ऑल इंग्लैंड मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मतलब विक्टर, विक्ट्री, विक्ट्री साइन जो दिखाते हैं ना, तो विक्टर ने जीता है दोस्तों। और जो ऑल इंडिया वाला है, इंडिया में कौन ही आएगा यार, हमसे कौन टक्कर लेगा, हमारे ही घर में आके, तो लक्ष्य सेन, हम जीतने थोड़ा ना देंगे, तो हमारा ही लक्ष्य सेन है भाई साहब। तो इंडिया ओपन लक्ष्य सेन, इंग्लैंड ओपन विक्टर साहब ने जीता। तो कैसे भी करके ले जाना बस। उसके बाद है, हाल ही में भारत सरकार ने BSNL का विलय किस कंपनी के साथ करने की घोषणा करी है? BSNL, सबने नाम सुना ही होगा, इसके बुरे दिन चल रहे हैं, उम्मीद है मोदी सरकार में अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कम लगता नजर आता है। और ये बेचने के कगार पे है, विलय होने के कगार पे है। और इसका इसी की एक बहन है इसी के टाइप की, BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, और इसी में इसका विलय किया जा रहा है दोस्तों। और 31 मार्च तक का टारगेट है कि इसमें इसका विलय कर देंगे। 31 मार्च जो आ रही है उसमें इसका विलय हो जाएगा। और ये जो भारत नेट एक कार्यक्रम सुना होगा दोस्तों, भारत नेट, भारत नेट का मतलब है, भारत नेट मतलब इंटरनेट, मतलब पूरे भारत में एक इंटरनेट का जाल बिछाया गया फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से। वो काम जो है वो यही कंपनी कर रही है, ना कि BSNL। जो BBNL है वो ये भारत नेट का काम कर रही है दोस्तों। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है ये। और भारत नेट आपको पता ही है, जो एक दूर दराज के क्षेत्र में जहां नेट का बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, वहां भी इसका पहुंच होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, कतई जहर बातें दोस्तों, बिल्कुल कतई जहर बातें हैं, और इन कतई जहर बातों पे 3 स्टार लगा लीजिए दोस्तों। दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स का क्लास है दोस्तों, इसमें आपने कभी एक नई चीज देखोगे आप, कि जो उस टाइप की सारी टर्म्स है जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टाइप की एक जगह लाके बताई जाएगी, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जैसे ये देख लीजिए, ब्लू शील्ड है, ब्लू बुक क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, और रेड डाटा बुक क्या है। और हर एग्जाम क्वेश्चंस में दोस्तों ब्लू बुक क्यों चर्चा में रहा, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं ब्लू शील्ड पे दोस्तों। ब्लू शील्ड क्यों चर्चा में दोस्तों? हाल ही में आपको पता है यूक्रेन और रशिया में जंग जारी है। किसका इसमें घाटा है, किसका फायदा है, किसकी गलती है, किसका नफा नुकसान, वो हम नहीं देखेंगे। लेकिन इतना पता है कि जो रशिया है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करने की अपनी औकात पर आ गया है। हालांकि हम रशिया के साथ हैं, वो पिछले दरवाजे से हैं, आप सबको पता है। क्योंकि जब 1971 में हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे, तो तब
अमेरिका में कूटने आ रहा था दोस्तों, पता है अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके कूटने आ रहा था, तो रशिया ने कहा था कि लव डब मैं आ रही हूँ भाई देख, तो रशिया ने ही आके वहां पे उसको काउंटर किया था। तो रशिया हमेशा से हमारे साथ रहा है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक विदेश नीति का पार्ट है कि हम इस पे तटस्थ बने रहे, रशिया का साथ दे, तो वही हम कर रहे हैं। तो ब्लू शील्ड जो है, तो अब जब अटैक होगा, युद्ध होगा, तो दोस्तों कुछ पुरातात्विक विरासतें होगी, जैसे हमारा आमेर फोर्ट है, अल्बर्ट हॉल है, कुछ भी जो पुरानी चीजें हैं, जंतर मंतर है, ऐसी चीजों को नुकसान ना हो, क्योंकि इंसान तो फिर भी जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। हम हॉस्पिटल वापस से बना लेंगे, सड़क बना लेंगे, एक नई इंजीनियरिंग के साथ बना लेंगे, लेकिन जो हमारा पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, जो हमारी विरासत है, जो हमारी मूर्तियां हैं, वो हमें वापस नहीं मिल सकती। तो उनको बचाए रखने के लिए ब्लू शील्ड दोस्तों ये एक एनजीओ है, एक वैश्विक कार्यक्रम है, इसके माध्यम से बचाने की कोशिश की जाती है। तो क्या है पुरातात्विक वस्तुओं या स्थानों को युद्ध से बचाना, उनकी रक्षा करना, उनको नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करना। इसके बाद आता है दोस्तों ब्लू बुक, बहुत चर्चा में थी जब एसपीजी चर्चा में थी। और एसपीजी क्यों चर्चा में थी? जब मोदी जी ने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री साहब को कहना कि मैं जिंदा लौट पाया, क्योंकि वो जब पंजाब गए थे तो उन पर एक हमला होने की कोशिश थी, आगे सामने आंदोलनकारी आ गए थे, तो पलट के वापस आए, तो उसमें उन्होंने कहा था, तो तब ब्लू बुक चर्चा में आई थी। और इस ब्लू बुक मतलब एसपीजी की एक गाइडलाइन है दोस्तों। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है दोस्तों, जो बड़े बड़े वीआईपीज को सुरक्षा देता है, मोदी जी की सुरक्षा ये करता है। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की इसी गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि उनको अधिकार है कि मोदी जी को कोई आंच भी पहुंचाए तो उसको सीधा गोली से उड़ा दे। तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस है इसमें एसपीजी में। तो ये एसपीजी की गाइडलाइंस जो है उसी को हम ब्लू बुक कहते हैं। तो ये था ब्लू बुक। अब होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या था दोस्तों? तो ये ब्लैक बॉक्स होता है, आपको पता है हमारे सीडीएस विपिन रावत, जनरल विपिन रावत थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया था दोस्तों साउथ इंडिया में। तो तब ये चर्चा का विषय बना था कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है, तो उसका सारा राज है ब्लैक बॉक्स में छुपा था। बस ब्लैक बॉक्स मिल जाए मतलब दुर्घटना का कारण मिल जाए दोस्तों। क्योंकि जब भी हम प्लेन में सफर करते हैं, तो हम जो एक्टिविटी करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो हरकतें करते हैं, वो सारे ऑन कैमरा रिकॉर्ड होती है। और वो जो ये बॉक्स होता है, ये प्लेटिनम का बना होता है दोस्तों। ये प्लेटिनम बहुत ही बढ़िया धातु होती है, बहुत मजबूत धातु होती है दोस्तों। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, ये कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए दोस्तों, इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसी ब्लैक बॉक्स में सारे राज छुपे होते हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है ब्लैक बॉक्स क्या है। विमान में लगने वाला रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है, रिकॉर्डिंग वाला इक्विपमेंट। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, इसलिए दोस्तों ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रेड डाटा बुक। आप सभी को पता है दोस्तों, वो जो संकटग्रस्त इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, वो रेड डाटा बुक जारी करता है दोस्तों। कौन सा जो पशु है वो इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है, उसको संकट है, तो उन सब की जो जो किताब जारी करता है वो आईयूसीएन करता है, उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के पूरा करंट अफेयर्स का पूरा मसाला जो था, हमने पूरा करवाया। तो चारों चीजें दोस्तों, ब्लू शील्ड, ब्लू बुक, ब्लैक बॉक्स और रेड डाटा बुक, ये चारों किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 3 स्टार लगा लीजिए, और हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये पहुंचे सारी चीजें जो एक जगह कर रखी है मैंने। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कल फिर से मिलेंगे। और कल दोस्तों 23 मार्च को जो है, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लगी थी दोस्तों, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर एक लेक्चर लेके आएंगे, क्यों, किस हालातों में फांसी लगी, गांधी जी ने उनको बचाने की कोशिश करी या नहीं करी, और वो पतंग का जो हमारा फेस्टिवल होता है उसको भी कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में यूज करते थे, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक महान क्रांतिकारी जो एक कच्ची उम्र में, जो छोटी उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।